स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति ज्यों की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मद पर होने वाला जो खर्च है और जो उसके लिए धनराशि आवंटित की गई है वह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर ना जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मर्ज बढ़ता ही गया। ज्यों-ज्यों दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है, जितने ज़्यादा आयोग और समितियां बैठीं और जितनी ज़्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई, उतनी ही ज़्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज ना होकर और भी खराबियां पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरह की बहुत सी रिपोर्टें हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी विवशता को उन्होंने स्वयं यहाँ प्रकट किया है। इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूँ। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थानों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं। प्रकाशन संस्थानों में
जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में माने जाते हैं। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं, विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा ना जानते हों, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। वहाँ बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है, जहां विश्व के प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गांव-गांव यहाँ तक के आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवद गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भाषा में लिखित रामचरित मानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशीय रचना भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके
तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके।